नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो है एक्सपांशन हुआ डेमोक्रेसी का। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फेस है तो उसको हम देखने वाले हैं द बिगनिंग दीज मैप्स, जो कि हमने कल पढ़ा। कल की जो लेक्चर में हमने देखा, दिस मैप डू नॉट टेल अस मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा। जो मैप्स को हमने पढ़ा, ठीक है, उससे हमको बहुत कुछ पता नहीं चलता कि जो 20th सेंचुरी में जो कुछ भी हुआ इन डेमोक्रेसी। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो स्टोरी है मॉडर्न डेमोक्रेसी, वो शुरू होती है एटलीस्ट 2 centuries एगो, मतलब कि 200 साल पहले से जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी की जो स्टोरी है वो शुरू हुई है। यू मे हैव रीड द चैप्टर ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 इन द हिस्ट्री बुक ऑफ दिस कोर्स। हम इसको भी कवर करने वाले हैं आगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, ठीक है। जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, यदि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो ये बोल रहे हैं कि दिस पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टेब्लिश अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है। तो ये जो अपराइजिंग हुआ था, ठीक है, मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो ये क्या, एक सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी फ्रांस में नहीं ला पाया था। दिस पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टेब्लिश अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। डेमोक्रेसी इन फ्रांस वॉज ओवरथ्रोन एंड रीस्टोर्ड सेवरल टाइम्स, ठीक है। मतलब कि क्या है, जो डेमोक्रेसी है फ्रांस में, उसको क्या बहुत बार जो है क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया था। तो आप ये स्टोरी पढ़ेंगे 19th सेंचुरी में। येट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड, फिर भी जो है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, उसने इंस्पायर किया मैनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप, ठीक है। तो फिर भी जो है फ्रांस ने क्या किया, इंस्पायर किया पूरे यूरोप को, ठीक है, रेवोल्यूशन की डेमोक्रेसी के प्रति, ठीक है, डेमोक्रेसी के प्रति इंस्पायर किया फ्रांस ने इस रिवॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था जो कि यूरोप में हुआ था, ठीक है, 1789, ठीक है। हम इसको भी करेंगे आगे। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं तो हम पहले फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा फ्रांस, ठीक है, ये रहा फ्रांस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टूवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यदि हम ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर जो डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस है वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो ब्रिटेन कहाँ है, वो भी यूरोप में है, ठीक है, आप जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही वहाँ पे, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले ही जो है ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी थी। बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो, जो प्रोग्रेस थी वो स्लो थी। Through the 18th and the 19th century, series of political event reduced the power of monarch and feudal lords, ठीक है। तो जो मोनार्क और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, मतलब ऐसे इवेंट्स हुए 18th एंड 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो जिसने क्या किया, यूरोप में, ऑल ओवर यूरोप में जो है जो पावर थी मोनार्क की वो भी कम करी कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जो मोनार्क की पावर को कम किया, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को भी कम किया, ठीक है। ये सब क्या है, डेमोक्रेसी के लिए हुआ, ठीक है। द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल, मतलब कि सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की मांग थी, ठीक है, ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की मांग थी तो वो क्या थी, राइट टू वोट। Around the same time as the French Revolution, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776। कॉलोनीज़ क्या होती हैं, कॉलोनीज़ मतलब किसी दूसरे देश का, जैसे कि इंडिया किसकी कॉलोनी था, ठीक है, ब्रिटेन की कॉलोनी था इंडिया, ठीक है। वैसे ही क्या, वो जो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका फिर से ले चलता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये रहा हमारा यूरोप से फिर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ये जो दिख रहा है कनाडा यूएसए, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसका कनाडा यूएस, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर क्या थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी। कितनी कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़ थी, ठीक है, ये 13 कॉलोनीज़ थी ब्रिटिशर्स की यहाँ पर, ठीक है।
इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, इन्होंने क्या इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट हो गई, कब हुई इंडिपेंडेंट? 1776 में, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दिस कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, कुछ सालों बाद ही ये जो कॉलोनीज थी वो क्या बन गई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गई, ठीक है, मतलब ये कंट्री बन गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इन, ठीक है, मतलब और इन्होंने क्या करा? दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, ठीक है, और इन्होंने क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया 1787 में। बट हियर टू द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन, ठीक है, पर यहाँ पर भी क्या था? जो राइट टू वोट था, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, जो भी इवेंट्स हुए हैं 19th 18th 19th एंड 20th सेंचुरी में, वो मेनली किस पर रिलेटेड हैं? वो राइट टू वोट, ज़्यादातर किस चीज़ की मांग चल रही थी? राइट टू वोट की मांग चल रही थी। तो वैसा ही यहाँ पर था कि अमेरिका में भी जो है, जो राइट टू वोट मिला, मतलब इंडिपेंडेंट हो गई कॉलोनीज, उसके बाद जो राइट टू वोट मिला, पर वो भी कितने लिमिटेड पर्सनस को दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर्ड अराउंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, ठीक है। अधिकतर जो भी स्ट्रगल हुआ है 19th सेंचुरी में टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, वो मेनली किससे रिलेटेड हुआ करता? इक्वालिटी से रिलेटेड, फ्रीडम से, आज़ादी, ठीक है, जस्टिस, ठीक है, न्याय, इन सब से रिलेटेड हुआ करता था। वन मेजर डिमांड, ठीक है, इनमें से सबसे मेजर डिमांड क्या थी? वॉज द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन्स टू वोट, ठीक है, मतलब वोटिंग का अधिकार, ठीक है, राइट टू वोट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन, ठीक है। मैनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, दैट वे आर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल पीपल टू वोट, मतलब बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी, यदि हम यूरोप में देखें तो जो कि क्या डेमोक्रेटिक थी, ठीक है, यूरोप में देखें जो कि डेमोक्रेटिक थी, पर वहाँ पर जो राइट टू वोट था, ठीक है, जो राइट टू वोट वो कि इनिशियली, मतलब शुरू में ही नहीं दे दिया गया सभी को, ठीक है, शुरू में ही नहीं दे दिया गया। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल्स ऑन प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट, मतलब कुछ ऐसी मतलब यहाँ पे क्या हुआ करता था? उन्हीं पीपल्स को राइट टू वोट का अधिकार हुआ करता था जिसके पास क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिनके पास क्या है? प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑफन व्यूमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, और वहाँ पर क्या वुमेंस को भी जो है वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स all over the country could not exercise the right to vote until 1976 1965 सॉरी, ठीक है। यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, वहाँ पर भी क्या था? जो ब्लैक्स थे, ठीक है, ब्लैक्स को भी जो है, मतलब ब्लैक्स को भी कब जाके राइट टू वोट मिला? 1965 में जाके राइट टू वोट मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेसीज बनी हुई हैं उन्होंने, ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनी, उन्होंने शुरू में ही किसी को भी जो है राइट टू वोट नहीं दिया, ठीक है। अभी तक हमको ये पता चल रहा है। दोज स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट्स ग्रांटेड यूनिवर्सल टू ऑल एडल्ट्स, मैन और वीमेन, रिच और पुअर, वाइट और ब्लैक्स, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब होता है सभी को वोटिंग का अधिकार, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है, वाइट हो और ब्लैक्स हो। इसी को हम क्या क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। तो वो जो कंट्री जिसने स्ट्रगल किया फॉर डेमोक्रेसी को, ठीक है, वो भी चाहती थी कि वो भी क्या करे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दें। दी बॉक्स, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, ठीक है। The box here tells us when universal suffrage was granted in many countries of the world। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में देखिए आप, न्यूजीलैंड ने कब दिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सभी को वोटिंग अधिकार, ठीक है। तो 1893 में देखिए न्यूजीलैंड, ठीक है। फिर रशिया, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, टर्की, फ्रांस, जापान एंड देन इंडिया, ठीक है। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया ने 1950 में क्या दे दिया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने एक ही बार में, या मैं कहूँ कि बिना झिझक के सभी को, ठीक है, इतनी कम लिटरेसी रेट के साथ, उस टाइम पे यदि हम लिटरेसी रेट देंगे इंडिया की, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे कुछ लोग थे, ठीक है, यदि हम बोलें कि उस टाइम पे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे इंडिया को कि आपने ऐसे कैसे जो है सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया है, ठीक है। तो पर इंडिया ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की यहाँ पर तारीफ़ होना चाहिए कि उन्होंने इतना जो है स्ट्रॉन्ग जो क्या लिया, कदम उठाया, ठीक है, और पूरी इंडिया को क्या दिया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, ठीक है। तो सैल्यूट
फॉर आवर नेशन। ठीक है, तो अर्जेंटीना देखिए, यहाँ पर ग्रीस देखिए, मलेशिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, और यहाँ पर देखिए यूएस 1965, मतलब कब, 18 में ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, 18 सॉरी 18 में ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, और इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब दी, 1965 में। स्पेन ने देख लीजिए आप, ठीक है, 1978। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सब कंट्रीज़ को यहाँ पर जब उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी उसकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, एज यू कैन सी, यदि आप देखें तो आप यदि देखें तो जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, वो न्यूजीलैंड क्या वाज द ओनली कंट्री वेयर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट। ठीक है, यदि आप इनिशियली टाइम पर देखें कि जो 19 का जो 90s में, ठीक है, आप फर्स्ट मैप को भी देखने जाएंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट मैप दे रखा है ऊपर। ठीक है, बट इफ़ यू गो बैक ऑन दी बैक टू द मैप यू कैन सी मैनी अदर कंट्रीज आर मार्क्ड एज डेमोक्रेसीज बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो यदि आप फर्स्ट मैप को देखेंगे, ठीक है, हम मैप को मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस मैप को देखिए, आप इस मैप को जब देखेंगे, ठीक है, मतलब इनिशियल पीरियड में, ठीक है, तो जो रेड रेड कंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है, 19 में इनिशियल, मतलब जब 19 में अर्ली पीरियड में जब 19 की स्टार्टिंग हुई थी, तो यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर ये कंट्रीज आपको डेमोक्रेटिक दिख रही हैं, ये भी दिख रही हैं, ये भी दिख रही हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड दिख रहा है। ठीक है, तो इतनी सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुकी थी, ठीक है, मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी थी, फिर भी न्यूजीलैंड ने ही जो है सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। ठीक है, फिर भी तो यहाँ पे क्या वोटिंग नहीं होती थी क्या? ठीक है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या कहती है? ठीक है, कि पीपल को वोटिंग का अधिकार हो। ठीक है, पीपल्स को मतलब कि जो भी गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चूज़ की जा रही हो। ठीक है, पीपल्स के द्वारा चूज़ की जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है भाई, यहाँ पर तो हमको डेमोक्रेसी दे रखी है। ठीक है, तो क्या है इसके पीछे का राज? दिस कंट्रीज हैड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही चुनी जाती थी। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं, या तो वो बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े अमीर व्यक्ति जितने भी होंगे उनको क्या है, मोस्टली मैन, ठीक है, या फिर अधिकतर मैन ही हुआ करते थे जिनको राइट टू वोट दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, चुनी तो जाती थी जनता के द्वारा, पर पूरे लोगों को नहीं दिया गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। ठीक है, अर्ली डेमोक्रेसीज, ठीक है, अर्ली डेमोक्रेसीज वेर एस्टेब्लिश इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। ठीक है, आप जब अर्ली डेमोक्रेसीज देखेंगे, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको? फर्स्ट फेज अपने, हमारा अभी इस टॉपिक का नाम था बिगनिंग। ठीक है, तो बिगनिंग में यदि आप देखेंगे तो डेमोक्रेसीज जो आपको अधिकतर कहाँ देखने को मिलेंगी? यूरोप में देखने को मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और लैटिन अमेरिका जो कि आपको पता है। ठीक है, साउथ अमेरिका उसी को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है क्या? एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत। ठीक है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन। ठीक है, बहुत समय तक जो है बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, यूरोपियन नेशंस थे, वो क्या थी? कॉलोनीज थी। वो क्या थी? कॉलोनीज थी। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर बट आल्सो विश टू चूज़ देयर फ्यूचर लीडर्स। ठीक है, वो यही नहीं चाहते कि उनको अपने जो भी कॉलोनियल मास्टर थे, ठीक है, जो भी कॉलोनियल उनके जो लीडर्स थे कॉलोनियल के टाइम पर, उनसे सिर्फ आज़ादी ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ ये भी चाहते थे कि वो अपने फ्यूचर के लीडर को भी चुने। ठीक है, आवर कंट्री वाज वन ऑफ दी, ठीक है, हमारी कंट्री जो है आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपल कैरिड अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। ठीक है, हमारी जो कंट्री है वो क्या है? कुछ चुनिंदा कंट्रियों में से है जहाँ पर क्या स्ट्रगल हुआ, ठीक है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुआ, ठीक है, फ्रीडम के लिए, टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। ठीक है, आज़ादी के लिए हमारे यहाँ क्या नेशनल स्ट्रगल्स हुए। मैनी ऑफ दिस कंट्रीज, ठीक है, मैनी ऑफ दिस कंट्रीज बिकम डेमोक्रेसी इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। ठीक है, हमने उस मैप में भी देखा था, सेकेंड मैप में, ठीक है, वहाँ पे भी यही दिखाया गया था कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इमीडिएटली, ठीक है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इमीडिएटली जो है क्या हो गई थी, वो डेमोक्रेसी आ गई थी वहाँ पर। ठीक है, वो आज़ाद हो चुकी थी कॉलोनीज जो भी कॉलोनियल पीरियड था उससे। ठीक है,
इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। एंड embarked on its journey to transform itself from a subject country to a democracy, ठीक है। सब्जेक्ट कंट्री मतलब गुलाम, ठीक है, मतलब उसने उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? ठीक है, गुलाम से, ठीक है, वह क्या हुआ? टूवर्ड्स डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा, ठीक है। गुलामी के बाद वो क्या? टूवर्ड्स डेमोक्रेसी बढ़ा, ठीक है। उसकी जर्नी ऐसी थी, ठीक है। हम पहले गुलाम थे, ठीक है, अब क्या है? हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। इट कंटिन्यू टू बी अ डेमोक्रेसी, और आज भी हम क्या है? एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, ठीक है। ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का मिलिट्री कूप हुआ या किसी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल किसी भी पावर का हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री अभी भी क्या है? डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, डेमोक्रेटिक है। मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस, पर आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि उनका इस तरीके का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से आज भी क्या है? डेमोक्रेटिक है, ठीक है। जैसे पहले डेमोक्रेट था और आज भी क्या है? डेमोक्रेटिक है, ठीक है। पर कुछ कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम केस स्टडी पढ़ते हैं घाना की, ठीक है। केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं आपको घाना को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर घाना कहाँ मिलेगा आपको? घाना ये अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका रहा। तो अफ्रीका में जब आप नीचे देखेंगे ये रहा घाना, ठीक है, ठीक है। ये रहा कोटेड आइवरी, ठीक है। ये बुर्किना फासो। तो आपको घाना कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस ऑफ घाना, ठीक है। यदि हम घाना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अ कंट्री, ठीक है, जब हम घाना के बारे में बात करते हैं, अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। अभी हमने देखा ही वेस्टर्न अफ्रीका में ये कंट्री है। इलस्ट्रेट द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मल कॉलोनीज, ठीक है। ये भी क्या थी? एक कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। घाना यूज्ड टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट, ठीक है। घाना को जब वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी तब उसको क्या कहा जाता था? गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1975, और ये इंडिपेंडेंट कब हुई? इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957, और ये इंडिपेंडेंट कब हुई? 1957 में हुई। इट वॉज अमोंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गैन इंडिपेंडेंस, और ये सबसे पहली कंट्री थी अफ्रीका में जिसको क्या आज़ादी मिली थी, ठीक है, कॉलोनीज़ के द्वारा। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसने क्या किया? इंस्पायर करा दूसरी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, ठीक है, दूसरी अदर कंट्रीज़ थी उनको भी इंस्पायर किया, ठीक है, कि वो भी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करें, ठीक है। आगे चलते हैं। वामे एनक्रूमो, ठीक है, वामे एनक्रूमो, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। क्या है? कौन है ये सन है किसके? सन ऑफ ए गोल्ड स्मिथ एंड हिमसेल्फ अ टीचर, एक ये टीचर भी थे। वाज एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिस कंट्री, ठीक है। ये क्या थे? एक्टिव थे, ठीक है। यह हम इन्हें मुख्य मान लीजिए, ठीक है, ये मुख्य पर्सनैलिटी थे, ठीक है, जो कि एक्टिव थे स्ट्रगल फॉर हिज कंट्री, घाना के लिए, ठीक है, घाना के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एनक्रूमो बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ घाना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड एन इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका, ठीक है, वो फ्रेंड थे जवाहरलाल नेहरू के और वो इंस्पिरेशन थे जो भी डेमोक्रेट्स थे, ठीक है। जो वो व्यक्ति, डेमोक्रेट्स मतलब वो व्यक्ति जो कि डेमोक्रेसी को चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आए, ठीक है। उन्होंने उनको भी इंस्पायर किया। जो फेवर में थे डेमोक्रेसी के वो होते हैं डेमोक्रेट्स। बट अनलाइक नेहरू, ठीक है, बट अनलाइक नेहरू ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ सून आफ्टर इन 1966 ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उसके बाद, ठीक है, वो कंटिन्यू रहे अपने पावर में, वो फ्रेंड थे, वो कंटिन्यू रहे अपने पावर में, ठीक है। और आज भी हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए कि जो एनक्रूमो हैं उनको क्या है? हटा दिया गया है, किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा। तो मतलब क्या है? डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है घाना में। तो कुछ आपको ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जहाँ पर डेमोक्रेसी आई पर क्या है? हटा दी गई, ठीक है। लाइक घाना, most countries that became democracy after gaining independence had a mixed record. They could not remain democracy for long. पर वो क्या है? बहुत लॉन्ग समय तक क्या है? डेमोक्रेसी नहीं रह पाई हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर यहीं पर मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आगे मैं इसी ठीक है, जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है फेजेस इन द एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।